नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर। अभी तक हम लोग 2024 का सेट 1 और 2025 के सभी 7 सेट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उनको आप सॉल्व करिए। आपको पता होगा बार बार क्या बोलें, एग्जाम के लिए जो है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो एक सीक्वेंस से आप सॉल्व करते हुए आइए और एग्जाम के पहले तक जो है कम से कम 2 साल 2025 और 2024 कंप्लीटली सॉल्व करके जाइए, तो सभी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 2024 का सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का है बहुविकल्पीय प्रश्न है। विद्युत आवेश एक छोटे से आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो कह रहा है एक छोटे से आवेश में आवेश वितरित है और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है 2 सेंटीमीटर का, और इससे जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ऐसे। कितना फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स की वैल्यू दे दिया है डायरेक्ट 10 वोल्ट मीटर। ठीक है, अब फिर कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर गोलीय फ्लक्स हो तो उससे कितनी फ्लक्स निकलेगा। फाई वन बोल दो इसको 2 सेंटीमीटर वाले से, 4 सेंटीमीटर वाले से फाई टू। तो ये पूछ रहा है। तो देखो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी पृष्ठ से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी गुजर रही है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 2 सेंटीमीटर से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वही सभी तो 4 सेंटीमीटर वाले गोलीय पृष्ठ से निकलेंगी, यही सारी रेखाएं। तो जितना फ्लक्स 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या से निकलेगा उतना ही फ्लक्स 4 सेंटीमीटर से भी निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट दिया है 2 सेंटीमीटर से, तो 4 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या से भी 10 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन ही 10 वोल्ट मीटर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, तो इस पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है गतिशील आवेश के बारे में क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, तो उस पर सारी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कोई आवेश से रुका हुआ है, इसका वेग, आवेश रुका होने का मतलब इसका वेग 0 है। और एक हो सकता है कि एक आवेश है वो विवेक से गति कर रहा है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई आवेश है वो विवेक से गति कर रहा है लेकिन इसमें साथ ही साथ त्वरण भी है। त्वरण का मतलब उसका वेग बदल रहा है। वेग बदलना चाहे दिशा बदले या फिर उसकी चाल बदले, तो हम बोलेंगे वेग बदल रहा है। अब देखो जब अगर आवेश रुका हुआ है तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, शॉर्ट में लिख देते हैं ई। और अगर आवेश गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, इसमें त्वरण भी है, तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ वैद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं सारे कि फिर से वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दे। तो आगे बोल दे कि एक आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंग तीनों। हालांकि अभी हमें क्या दिया है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश लिखा है, त्वरण वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, अब इसमें से कोई भी केस करके दे, आप कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का गा। कह रहा है निर्वात में संचरित होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं एक बार देख लेते हैं। ई नॉट, पहला दिया है ई नॉट के इंटू वी नॉट ओमेगा, और ई नॉट ओमेगा इक्वल्स टू बी नॉट के, ई नॉट बी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा के, ई नॉट वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट के। ऑप्शन देख लीजिए, अनुसार जरूर साथ में रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिख सकता, वो टाइम टेकिंग हो जाती है फिर। तो देखो ई नॉट बी नॉट है और ओमेगा और के में ये रिलेशन रहा है।
तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू होता है सी, जहां पर सी होता है प्रकाश की चाल, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तो इसलिए सी, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी चाल यहाँ पे होगी। अब अगर तरंग क्लास 11 में तरंग पढ़ा है आपने, तो यही सेम इक्वेशन इसी फॉर्मूले तरंग का समीकरण भी होता है। तो उस तरंग का समीकरण के हिसाब से अगर जब हम चाल निकालते हैं उसका, तो ये बनता है ओमेगा बाई के, टी का गुणांक और एक्स का गुणांक जो भी रहता है वो ओमेगा बाई के, वो तरंग की चाल बनता है। तो यहाँ पे चाल की जगह पर हम लिख देंगे ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई नॉट इंटू के, और ओमेगा बी नॉट इधर जाएगा तो बी नॉट इंटू ओमेगा। देख लो जो ऑप्शन सही हो टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बी नॉट के बी नॉट ओमेगा, बी नॉट के पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। तरंग की जो चाल होती है वो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं, विस्कल टू ओमेगा बाई के, और भी होते हैं लेकिन अभी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट है, 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। उभयोत्तल मतलब उत्तल लेंस बना है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो है तो उत्तल लेंस। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है ये एक बार देख लेते हैं। अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, एक आयताकार गुट की तरह, एक प्रिज्म की तरह। तो काम तो करेगा लेंस की तरह, चाहे अभिसारी चाहे अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस और अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस। तो यहाँ पे ये है तो उत्तल लेंस, लेकिन क्या अवतल की तरह काम कर सकता है? ये कब होता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर वायु हो लेंस के आसपास का, जो मान लो यहाँ लेंस बना दिए, इसके आसपास वायु हो तो ये n1 1 हो जाता है, तो n2 माइनस 1 हो जाता है। लेकिन अभी हमें माध्यम दिया है, जल में डुबोया गया है, तो जो है हम देखेंगे। अब उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, देखो ये होता है, इसकी त्रिज्या जो होती है इसको हम r1 लिखते हैं, इसके r2। तो इसकी R1 तो प्लस में रहेगा, इधर की तरफ होगा कहीं सेंटर इसका, और R2 क्या होगा, माइनस में, इधर की तरफ कहीं होगा। तो R1 प्लस R2 माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये ओवरऑल वैल्यू पूरी उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अगर नेगेटिव आ रही है तो वो काम करेगा अवतल लेंस की तरह। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली वैल्यू डिसाइड करती है ओवरऑल। N1 तो दिया ही है, N2 क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक, और N1 होता है इसके आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक। तो लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.2, N2 की जगह पर हम 1.2 रखते हैं, माइनस N1 क्या है, इसके आसपास किस में रखा गया है, 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में, तो माइनस 1.33। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी। हमें वैल्यू से नहीं मतलब है, बस पॉजिटिव निगेटिव देखना है। तो निगेटिव आएगी, और ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो माइनस इंटू प्लस ओवरऑल माइनस आएगा। अगर एफ की वैल्यू माइनस आ रही है तो एफ की वैल्यू माइनस किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो ये किस कैसे काम करेगा, अवतल लेंस का मतलब अपसारी, जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रख सकते हैं, जरूर नहीं आप इतना कैलकुलेशन करें, अगर जिस माध्यम में लेंस रखा गया है, जिस माध्यम में, जैसे यहाँ पे 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं, तो जल में रखा गया है, अगर उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो जो भी लेंस होगा उसका उल्टा काम करेगा। उत्तल है तो अवतल का काम करेगा, अवतल है तो उत्तल का काम करेगा। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, तो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न आप आसानी से देख कर टिक कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कॉन्सेप्ट का यूज हुआ इसको समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन एग्जाम में ये सब थोड़ी ना करना है। बस आपको ये याद रखना है कि उसके माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, जिस माध्यम में रखा हुआ है, अगर वो ज्यादा है तो उल्टा काम करेगा, अवतल है तो उत्तल का, उत्तल है तो अवतल का। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है, जो भी लेंस है, उत्तल है तो उत्तल की तरह काम करेगा, अवतल है तो अवतल की तरह काम करेगा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का होगा, ये पांचवा पार्ट है। समीकरण E बराबर पीसी में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला दिया है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं।
और तीसरा है फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। चौथा है ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही फोटॉन के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। जो आइंस्टीन का एक्चुअल इक्वेशन है, आपने एक तो पढ़ा होगा E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तभी के लिए लागू होगा। एक्चुअल इक्वेशन क्या है डिटेल में? तो ई स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल इक्वेशन है आइंस्टीन का। अब ये है क्या, ध्यान से देखो। एम नॉट क्या होता है? रेस्ट मास, मतलब जब रुका हुआ हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो इसकी स्पीड जीरो होगी, तो ये पार्ट जीरो हो जाता है। अगर रुका हुआ है तो ये पार्ट बचता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो ई स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बचेगा ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है तो उसके लिए ये समीकरण लगता है। गति की अवस्था मतलब जब बहुत तेज, लगभग प्रकाश की चाल के आसपास गति होती है, तब की बात होती है। तो उस समय ये इक्वेशन लगता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ठीक है, एक तो ये लगेगा और एक ये लगेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो तो ये पूरा समीकरण उसके लिए सही है। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो सिर्फ ये समीकरण लगेगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा रुका होगा तो। अब फोटान क्या होता है? फोटान का आपने पढ़ा होगा कि उसका मास जीरो होता है। फोटान के लिए उसका द्रव्यमान क्या होता है? फोटान का द्रव्यमान जीरो होता है। तो अगर द्रव्यमान जीरो है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारे पास? पी सी का होल स्क्वायर। और वर्गमूल ले लो तो ई बराबर पी सी। और यही चीज हमें दिया है, ई बराबर पी सी में ई ऊर्जा पी संवेग। या समीकरण किसके लिए लागू होता है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये पूरा समीकरण होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये नहीं लागू होगा, क्योंकि उसमें एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अगर किसके लिए लागू होगा? फोटान के लिए, क्योंकि द्रव्यमान जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट, यहां से निकलेगा ये। समझ में आ गया आपको? फोटान के लिए लागू होगा ये सिर्फ। तो ऑप्शन देख लो एक बार फिर से, ठीक है। अ, तीसरा ऑप्शन है फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। क्यों नहीं लागू होगा, समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, तो ये पूरा इक्वेशन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में है तो, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट का चार लास्ट पार्ट है। पीएन संधि में विसरण होना चाहिए। विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो विसरण धारा क्या होती है, अपवाह धारा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो ये चीज तो चलो समझा ही देते हैं। तो डिफ्यूजन करंट एक होता है, एक ड्रिफ्ट करंट। जब हम किसी पीएन संधि डायोड पर जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, मतलब उसको बैटरी जोड़ते हैं, जब जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है जब अप्लाई होता है, तो उसकी दिशा में जो धारा प्रवाहित होती है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे मान लो पीएन है, चार्ट में बना दे रहा हूँ, इधर हमने ऐसे जोड़ा, प्लस से माइनस की तरफ जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, तो इस दिशा में जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, सॉरी ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, अपवाह धारा। और विसरण धारा क्या होती है कि जहां पे चार्ज कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, जहां पे ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम विसरण डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डिफ्यूज होते हैं ना, तो जब ये अग्रदिशी में होता है तो हमेशा विसरण धारा जो है अधिक होती है। तो ये इसमें ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, अग्रदिशी फॉरवर्ड वाइज में, जब पॉजिटिव को पी से जोड़ते हैं और नेगेटिव को, तो अग्रदिशी में या फिर अग्र अभिनत में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगी उपवा धारा से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पार्ट ए, ये तो लिख ही दिया इसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 6 पार्ट होते हैं, सभी एक एक नंबर के होते हैं, इसमें विकल्प नहीं रहता है, आपको छोटे छोटे आंसर देने होते हैं। तो दो का पहला पार्ट है, विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो अगर समीकरण आपको डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई वी डी अपॉन ई। ये समीकरण एन ई वी डी अपॉन ई या फिर वी डी ई एन करके जैसे भी याद करो आप, अपॉन ई। अब एक तो ये बात होगी याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकाल पाएंगे? तो अगर ये याद नहीं है तो आपको धारा
वैद्युत धारा और अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग कहते हैं, उसमें संबंध याद होना चाहिए। आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी ई एन, सॉरी स्मॉल ए रहता है ना, वी डी ई एन ए, ये होता है। अब यहां से आपको क्या करना है, सिग्मा लाना है। सिग्मा होता क्या है, जो आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा होगा या फिर प्रतिरोधकता, रो, सिग्मा बराबर होता है 1 रो। तो रो लाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें प्रतिरोध चाहिए। प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये देखो क्या होता है कि ये सोचने का तरीका होता है। आपको ये चीज अगर आती है तो अगर याद नहीं है तो भी निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस समझाने में आपको भले टाइम लग रहा है। तो हमें चाहिए सिग्मा। सिग्मा का फार्मूला बताना है तो सिग्मा कहाँ से आता है, 1/2 विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब रो कहाँ पे आता है, तो प्रतिरोध के फार्मूले में आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे हम कैसे ला सकते हैं रो, तो आई इक्वल टू ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर करो। आई की जगह पे रखो वी बाई आर, वी डी ई एन ए। अब रो आर की जगह पर हम लिखेंगे रो एल बाई एच। चाहो तो आर को उधर लेते जाओ, वी डी ई एन ए इंटू आर। अब लिखो इसको वी डी ई एन ए, आर को क्या लिखोगे, रो एल बाई ए। ठीक है, अब जब रो को इधर लाओगे और वी को इधर ले जाओगे तो रो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। अच्छा ए से ए काट दो, फिर ए की क्या जरूरत है, वी डी ई एन, और क्या बचेगा, रो तो इधर चला गया है, बचेगा आपका एल, और वी इधर आएगा तो अपॉन वी हो जाएगा। ये अनुगमन वेग है और ये विभवांतर होता है, तो दोनों को काट वाट मत देना। 1/2 हो जाता है सिग्मा। अब वी और एल, वी को आप लिख सकते हो, वी बराबर क्या होता है, ई इंटू एल। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है। तो वी की जगह पर क्या रखते हैं, यहीं पे रख देते हैं वी डी ई एन एल अपॉन ई इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वी डी ई एन अपॉन, ये संबंध, ये जो लिखा गया है। ठीक है, तो आप चाहे निकालना सीख लो या फिर याद कर लो, याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम भी बच जाएगा आपका। चलिए दूसरे का खा, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, बाकी फार्मूला लिख दूंगा। कई बार बोल चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको एकदम ये रट जाना चाहिए अगर 2025 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं देख लो इसको, सुन लो, पहले लिख लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, लिखो साथ साथ में। जब तक लिखोगे नहीं तब तक मूवी की तरह देखने से कुछ नहीं होने वाला है। एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है, इन्होंने बताया कि अगर कोई मान लो तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही, उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए इन्होंने अपना नियम दिया और उनका एक बंद लूप बनाना है ऐसे। ठीक है, किसी बंद परिपथ से होकर किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से होकर गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पीयर का परिपथीय नियम है। आप चाहे तो रिवर्स करके एक बार फिर से या स्लो करके वीडियो को लिख लो इसको। अब इसका स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। इंक्लोज मतलब जिसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, लूप के अंदर, ये होता है। क्या बोलते हैं, बी डॉट डी एल मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होती है, जो स्टेटमेंट दिया। और ये फार्मूला जरूर लिखना, अगर एम्पियर का नियम लिखना है, कोई भी नियम लिखना हो तो उसके उससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो आपको जरूर लिखना होता है। तो लिख लीजिए इसको, दो का गा, ये चलते हैं। 1 किलोवाट आवर्स को का मान जूल में निकालिए। 1 किलोवाट घंटा इसे बोलते हैं, तो इसको हमें जूल में निकालना है। ये जो होता है हमें इसको बोलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल मतलब व्यापारिक, जो हमारे घरों में बिजली आती है, उसको जो हम बोलते हैं कितने यूनिट खर्च किया हमने एक दिन में या फिर एक महीने में, उसी को हम बोलते हैं एक यूनिट, मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो उसको हमें जूल में बदलना, मतलब एसआई यूनिट में। तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, जूल में जो है शक्ति का मात्रक किलोवाट नहीं वाट होता है, तो इसको वाट में बदलें। और घंटे का टाइम का मात्रक क्या होता है एसआई में, सेकंड, तो घंटे को सेकंड में बदलेंगे और किलोवाट को वाट में। तो किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड,
तो ये 3600 होता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, नहीं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा टोटल सेकंड। अब ये हो गया एसआई यूनिट ऊर्जा का, चाहे वाट सेकंड लिखो या फिर इसी को जूल कहते हैं जब एसआई यूनिट है। तो इसी को सॉल्व कर लो, देखो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, 36 और कितने जीरो हैं, 3 4 5, 3 इसमें 4 5 गुणे 10⁵5 जूल। अब जो साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक तरीका होता है लिखने का, वो बाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगाकर लिखना होता है। 3.6 गुणे, अगर यहाँ पे हमने दशमलव लगाया तो देखो ये वैल्यू छोटी हो गई, कम हो गई, 36 से 3.6, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो 10⁶ ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, याद भी रख सकते हैं, और अगर निकालने को कहे, कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है, तो निकालने को कहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का घ, चौथा पार्ट। तो आप प्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालिए। अब विमीय समीकरण आपको 11th में पढ़ाया जाता है, पहले दूसरे चैप्टर में रहता है विमाएं। तो इतनी सारी विमाएं हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें निकालने का तरीका पता होना है। कुछ बेसिक विमाएं होती हैं, जैसे चाल हो गया, वेग, त्वरण और बल, ऊर्जा, इन सब का हम याद रखते हैं। इन्हीं से जो है, जो बेसिक है, उन्हीं से जो है हम सारी बीमाएं निकालते हैं। तो आप स्वप्रेरकत्व क्या होता है, एल से लिखते हैं ना इसको, तो कोई ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें एल आता हो और उसमें साथ में जो सारी क्वांटिटी हो उनकी बीमाएं आपको आती हो। तो ऐसे फार्मूले देखिए, एल के कई कई फार्मूले आपने पढ़ा होगा। तो एक फार्मूला जो मुझे सबसे आसान लगता है वो होता है किसी प्रेरकत्व में, किसी प्रेरकत्व में जो ऊर्जा संचित होती है, ई बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से बहुत आसान होता है निकालना। तो एल बराबर क्या हो जाता है, देखो 1/2 का कोई मतलब नहीं, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। एल बराबर क्या हो जाए, ई बटे आई स्क्वायर, ई बाई आई स्क्वायर। और ऊर्जा का या तो आपको आ, याद होना चाहिए बीमा, ऊर्जा का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कार्य के बराबर होता है, और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। और बल और विस्थापन का तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बल बटे विस्थापन आई स्क्वायर। तो बल का होता है एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का होता है एल। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन विस्थापन का एल। और आई स्क्वायर वैद्युत धारा का जो बीमा होती है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ए की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2 हो जाएगा। तो एल की जो बीमा हो जाएगी, स्वप्रेरकत्व की बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ए ऊपर जाएगा तो ए -2, ये बीमा बनेगी। ठीक है, निकालना है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट अगर आपको ऊर्जा का याद है तो आप सीधा लिखे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए टू द पावर 2, और ए टू द पावर 2 को ऊपर ले जाइए, ए की पावर -2 कर दीजिए, बस हो जाए। ठीक है, अब बल को आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब अगर बल का भी नहीं याद है तो फिर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का अंग, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो n बराबर 2 में ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें कम से कम 3 4 कक्षाओं की आपको पहली बात तो ऊर्जा याद होनी चाहिए। जैसे पहले की कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 4 की आप याद रखिए, इन्हीं में से पूछा जाता है बार बार। तो अगर देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उतना पॉजिटिव में उतनी ऊर्जा दे दो तो इसकी हो जाएगी 0, और इसकी 0 हो जाएगी तो ये अपनी कक्षा को छोड़ देगा। और इसी ऊर्जा को, अपनी कक्षा को छोड़ दे, उसी ऊर्जा को, कितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है, उसी ऊर्जा को हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहली कक्षा को छोड़ना है तो +13.6 देंगे, तो +13.6 -13.6 ये हो जाएगा 0। तो पहली की क्या हो जाएगी आयनन ऊर्जा, +13.6 जो कि दी गई है। अब दूसरे की पूछ रहा है n बराबर 2 के लिए, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा है, हम +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो इसकी जो है, ये अपनी कक्षा, इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी और ये अपनी कक्षा को छोड़ देगा। तो यही इसकी आयनन ऊर्जा हो जाएगी दूसरे वाली कक्षा की। तीसरे की अगर पूछता तो प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर चौथे का पूछता
तो प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैंने चारों का बता दिया, जरूरी नहीं है कि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो n बराबर 2 का ही पूछे, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम बोल देंगे 3.4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा n बराबर 2 के इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना लिखना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो तरंगाग्र आपने हाइगेंस प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, तरंगाग्र क्या होता है। तो इसको स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, लिख लो, स्टेटमेंट ही है इसमें। क्या होता है, जैसे किसी माध्यम में मान लो तरंग, यहाँ से कोई प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, और यहाँ से जो है तरंगे, बहुत सारी तरंगे निकल रही, ठीक है। तो उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन कर रहे हो, इसी माध्यम में उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन कर रहे हो या गति कर रहे हो, उस बिंदुपथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। बस जैसे मान लो यहाँ से निकला तो टी टाइम के बाद यहाँ पे एक कण लिया, टी टाइम के बाद यहाँ लिया, टी टाइम के बाद यहाँ लिया, टी टाइम के बाद यहाँ लिया, तो इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, इनको मिलाएंगे तो ये एक पूरा स्फेयर, गोला मिलेगा, एक पृष्ठ होता है ये। तो ये पृष्ठ जो है, ये वृत्त नहीं है, पूरा फुटबॉल की तरह एक पृष्ठ है। तो इसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, उन सब किसी माध्यम में स्थित उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन कर रहे हो, बिंदुपथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे, सॉल्व करते हैं इनको। दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। तो 2 केस बनाना है, एक स्विच खुला हो और दूसरा स्विच बंद हो। तो अंतर क्या आएगा दोनों में, देखते हैं। पहला, जब स्विच एस खुला हो, खुला होने से क्या होगा, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि स्विच ओपन है, तो सीधे धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट के सेल लगा हुआ, 20 वोल्ट। ठीक। जब स्विच एस खुला हो, तो खुला होने से क्या होगा, ये धारा आएगी ऐसे सीधे निकल के बैटरी में वापस आ जाएगी। तो जब स्विच खुला होगा तो 10 ओम और 30 ओम देखेंगे आप श्रेणी क्रम में होंगे, 10 ओम तथा 30 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 ओम। अब धारा निकालनी है तो आई इक्वल टू होता है V बटे R, और V कितना है, 20 वोल्ट, और तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 40, तो 20 दूनी 40, मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 आधा, ये एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। जब स्विच खुला होगा तो 0.5 एम्पियर इसमें से धारा प्रवाहित होगी। दूसरा केस ले लेते हैं, जब स्विच बंद हो। जब स्विच एस बंद हो तो बंद होने से क्या होगा, देखो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है। धारा अगर जैसे 2 प्रतिरोध हैं तो दोनों में से किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, ये हम कैसे पता लगाते हैं। अगर प्रतिरोध ज्यादा है, क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना, धारा का विरोध करना, तो जो प्रतिरोध ज्यादा होता है वो ज्यादा धारा का विरोध करता है, तो उसमें से कम धारा प्रवाहित होती है, और जो प्रतिरोध कम होता है वो कम विरोध करता है, तो उसमें से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखोगे, जब धारा यहाँ से आएगी, यहाँ पहुंचेगी धारा, तो अब जब ये स्विच क्लोज होगा तो इसके पास 2 रास्ते होंगे, एक तो ये, एक तो ये। तो इसमें क्योंकि कोई प्रतिरोध दिया नहीं है, हालांकि ऐसा है, संभव है नहीं कि तार लगा हो और उसका प्रतिरोध 0 हो जाए, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम प्रतिरोध यहाँ का 0 मानकर चलेंगे। तो सारी धारा, जो भी धारा आएगी इसी में से प्रवाहित होकर ऐसे जाएगी, में प्रतिरोध में कोई धारा नहीं होगी, क्योंकि जहां पे प्रतिरोध कम होता है वहां पे कम, लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे 0 है, तो सारी धारा इसी में से प्रवाहित होगी, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आर बराबर आर इक्विवेलेंट जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो पूरी धारा या फिर संपूर्ण धारा स्विच से होकर प्रवाहित होगी, स्विच से होकर होकर प्रवाहित होगी। ठीक है,
तो स्विच से होकर प्रवाहित होगी, तो इसमें 10 ओम बचेगा प्रतिरोध आपका, और I बराबर V बटे R, 20 बटे 10, 10 दूनी 20, 2 एम्पीयर की धारा बहेगी। धारा वैसे भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध 30 ओम का प्रतिरोध खत्म हो गया, तो विरोध करने के लिए सिर्फ 10 ओम बचा है, तो 10 ओम प्रतिरोध कितनी होगी? 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो एक एमयू में कितनी ऊर्जा होती है, ये आपके बुक में भी दिया रहता है, सॉरी बुक में नहीं, क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दिया रहता है। एक एमयू बराबर लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुछ जगह पे 931.5 लिखते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा रहता है। तो ऐसे समझ लीजिए, इसी को हमें प्रूफ करना है। एक एमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा होगा, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, या फिर ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक एमयू द्रव्यमान होता क्या है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या फिर एक परमाणु प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसी को हम बोलते हैं एक एमयू। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे रखो, द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। और सी का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8, तो इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका स्क्वायर। अब ये क्योंकि हमने सारी एक किलोग्राम में रखा है और ये मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे जो आएगा वो जूल में है। ठीक है, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ई बराबर, तो ऐसे रहना 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27, और गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 10 की घात 8 का स्क्वायर 10 की घात 16। ये जूल है, तो जूल में देखो, यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर नीचे लिख दें, यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। तो जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ नीचे 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अब ये यहाँ आ गया है, तो एक जूल बचा है। तो एक जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल बराबर इतना गुणे 1 बटे इतना कर देंगे, ठीक है, इंटू, या फिर ऐसे समझो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग करना है आपको, सीधा सीधा याद रखो। चलो भाग ही कर देते हैं। ठीक है, कभी भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे भाग कर दो, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमें किसमें करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6, सॉरी 10 की घात 6। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमें मेगा में बदलना है, तो 10 की घात माइनस 6 से गुण कर देंगे सीधा सीधा। तो ई बराबर 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 गुणे 9 गुणे 10 की घात 16 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस, सॉरी यहाँ 19 होगा, माइनस 19, और गुणे 10 की घात माइनस 6। अब ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, जब भी निकालें तो आप इसको सीधा सीधा लिखिए, ई बराबर 931, चाहे तो यहाँ पे लगभग लगा दे, अप्रॉक्स 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें पता है यही वैल्यू होती है। तो सॉल्व करके अपना टाइम नहीं खराब करना, सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 931.5 आ जाए। कुछ लोग 931.5 यूज करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बुक्स में या फिर क्वेश्चन पेपर में जो वैल्यू लिखा होता है वो देखा है, उसमें 931 दिया रहता है, तो आप 931 ही लिखना। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है परिकलित कीजिए, मतलब उसका कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ के बाद डायरेक्ट आप इसको लिख देंगे तो पूरा 2 नंबर कटेगा नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का गा। कह रहा है एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखें। एक देखो, एक चुंबक है A1 और एक चुंबक है A2।
तो चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 है, दोनों का बराबर दिया है। कि भांति रखें, यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ B1। यहाँ पर जो B1 होगा वो कितना होगा, 2 × 10⁻³ टेस्ला दे रहे हैं B1। ठीक है, और 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो एक के कारण तो दिया है, अच्छा इसकी दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण किधर होगी? देखो एन, जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव देखा होगा तो उसमें एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश। तो अगर ये द्विध्रुव है हमारा, ये द्विध्रुव है, तो अगर धन आवेश के पास में है तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। जो काम धन आवेश करता है वही उत्तरी ध्रुव करता है, एन नॉर्थ पोल, और जो काम ऋण आवेश करता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए निगेटिव। एन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, एस को निगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा 12 महीने, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और उसी सेम तरीके से धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो हम एन को पॉजिटिव मानते हैं। तो एन वाला पॉजिटिव मतलब इससे बाहर की तरफ निकलेंगे, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में बनेगा, ओवरऑल ऐसे P1, यहाँ पर बिंदु P पर। अब इसके कारण कितना होगा वो हम अभी बताते हैं। इसके कारण किधर बनेगा पहले ये देख लो। इसके कारण ये किसमें है? निरक्षीय स्थिति में। इसके कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आप चाहो तो फार्मूला लिख दो, V एक्सिस कितना होता है 2km/r³। जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा होगा 2kp/r³ होता है, वहां पे k का मान 1/4πε0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र में k का मान μ0/4π होता है, और m द्विध्रुव आघूर्ण होता है I×a या फिर m×2l। ठीक है, जैसे जो भी फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव में लगता है वही चुंबकीय द्विध्रुव में लगता है। और बी, ये अक्षीय स्थिति हो गया, और निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल बोलते हैं ना, इक्वेटोरियल में क्या होता है, इसका आधा हो जाता है km/r³। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में हमें दिया गया है कितना, 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो इसका आधा हो जाएगा कितना, क्योंकि देखो 2km/r³ और ये है km/r³, तो इसको 2 से जब भाग करोगे, 2 से 2 कटेगा तो km/r³ हो जाएगा। वैसे याद रखो कि निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्षीय स्थिति का आधा होता है, क्योंकि हमें दोनों की परिणामी निकालना है, तो दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 10⁻³ टेस्ला बचेगा बस। अब B1 यानी कि एक्सियल वाला तो इधर हो गया, B2 किधर होगा? आपको याद होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव में जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बनता था वो द्विध्रुव के विपरीत, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। द्विध्रुव आघूर्ण होता था माइनस से प्लस की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र जो बनता था उसके ऊपर, जैसे ही मान लो इंटीग्रेशन माइनस है और ये प्लस है, तो निरक्षीय स्थिति में मान लो यहाँ नीचे कहीं कर लो या फिर ऊपर कर लो, तो माइनस से प्लस की तरफ होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रहता था वो P के विपरीत दिशा में इधर आता था। वैसे यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, माइनस से प्लस, S से N की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसके विपरीत आएगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे। देखो चुंबकीय द्विध्रुव ऊपर की तरफ माइनस से प्लस मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ मतलब उसके विपरीत। तो इधर आएगा B2 यानी कि B इक्वेटोरियल, जो कि आया है 10⁻³ टेस्ला। तो मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूं, देखो इधर आया है B1 यानी कि 2 × 10⁻³ टेस्ला, जो कि हमें दिया गया है अच्छी स्थिति में। इधर होगा, नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ के हिसाब से चलेगा, अगर साउथ के पास में होता तो इधर होता। मतलब ऐसा समझ लो दोनों में जो है, इसमें होता है वैद्युत सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा में S से N, और इसमें होता है चुंबकीय द्विध्रुव की विपरीत दिशा में N से S। ये 2 × 10⁻³ और ये 10⁻³ टेस्ला। अब इनका परिणामी निकालना है, तो इनके बीच में कहीं पे आएगा B रिजल्टेंट, तो बी आर कितना हो जाएगा, जब दो सदिश, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश है, 90 अंश के कोण पर हो तो उनका परिणामी आता है √B1² प्लस B2², दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल लेकर जोड़ देते हैं। तो बी आर बराबर B1 मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो, 2 का स्क्वायर 4
और गुणे 10 की घात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 प्लस b2 स्क्वायर मतलब 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर तो 10 की घात माइनस 6। 10 की घात माइनस 6 कॉमन ले लो, पी आर बराबर, इसमें से 10 की घात माइनस 6 कॉमन लोगे, 10 की घात माइनस 6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 6 कॉमन लिया 4 बचा, और यहाँ पे 10 की घात माइनस 6 कॉमन लिया तो 1 बचा। 4 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। पी बराबर अंडर रूट 10 की घात माइनस 6 गुणे 5, या फिर ऐसे लिख दो 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ पर दिख रहा है, ये तो है काफी जगह। अब इसका वर्गमूल निकालोगे 10 की घात माइनस 6, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना हो, जैसे अगर वो पावर में है 10 की घात पावर में है, उसका आधा कर दो, 10 की घात माइनस 6 का वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 और रूट 5 बचेगा। b बराबर अंडर रूट 5 और 10 की घात माइनस 6 का गुणे 10 की घात माइनस 3, तो रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस रूट 5 की 2.1/4 2.25 करके होती है शायद, यही ना, लगभग कितना होता है देख लेना आप। 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 टेस्ला, दिख रहा है यहाँ तक टेस्ला, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। इस समय कहेंगे वैसे डायरेक्शन पूछा नहीं, डायरेक्शन निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं तो छोड़ो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। बस यहाँ पे आपको के एम बाई आर क्यूब वगैरह की वैल्यू अगर निकालने लगोगे तो वो थोड़ा सा निकाल सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा तो के एम बाई आर क्यूब 10 की घात माइनस 3 टेस्ला हो जाएगा। वैसे बस इतना ध्यान रखना है जितना अच्छी स्थिति में होता है, जो कि अच्छी स्थिति में दिया है, क्योंकि ये बिंदु पर दिया है और बिंदु को इतना हमें कॉमन सेंस से समझना होगा कि ये अच्छी स्थिति है, इस चुंबक के लिए A1 के लिए P अच्छी स्थिति में है और इस चुंबक A2 के लिए P निरक्षीय स्थिति। अगर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति आप ढंग से समझते हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छी स्थिति में होता है जितना, उसका आधा होता है निरक्षीय स्थिति में, तो आधा किया 2 से भाग किया 10 की घात माइनस 3 टेस्ला, और इन दोनों का परिणामी निकालना था तो 90 अंश पे है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और वर्गमूल ले लिया। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर या फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है जब दो सदिश 90 अंश के कोण पर हो, तो ये फार्मूला होता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है कि लास्ट है 3 का, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्रविभव लगाने से उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर, विभव कितना लगाया गया है 20 वोल्ट, और धारा कितनी आई है 10 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 गुणे 10 की घात माइनस 3, ये एम्पियर में हो जाए, मिली एम्पियर में दिया था तो हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। और इसको और सॉल्व कर लो, 10 की घात 1 माइनस 3 तो 10 की घात माइनस 2 एम्पियर हो जाए। प्रतिरोध निकालना है तो V बराबर आई आर से R इक्व टू होता है V बाई आर, और सॉरी V बाई आई, तो प्रतिरोध निकल जाएगा। V कितना है 20 वोल्ट, I कितना है 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2 हो जाएगा 100, और 100 कितना हो जाएगा 20 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 20,000, नहीं सॉरी 20 और 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात 2, 2 जीरो लगाओगे तो 2000 ओम। इसी को लिख सकते हो पावर में तो 2 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 3 ये प्रतिरोध होगा उसका। अगली समय बस इतना ही करना है, बी बराबर आई आर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है और ये 5 पार्ट होंगे इसके, अभी 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी कई बार करा चुका हूँ लेकिन कर देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या होता है, हम समांतर रेखाएं खींच देते हैं। समांतर रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, हो गया। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव कैसे भी। एक वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज होगा और उससे 2L दूरी पर प्लस क्यू। आप L बाई टू, सॉरी L भी लेकर चल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आधा, क्योंकि हमें यहाँ मध्य बिंदु से दूरी वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो L बाई टू
कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, बाकी एल भी ले सकते हैं, हमारी सुविधा के लिए 2L माना जाता है। ठीक है। अब आघूर्ण, पहली बात तो समझ लीजिए बल आघूर्ण होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यहाँ पे फिक्स है, बल आघूर्ण क्या करता है, घुमाने का काम करता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने कील लगा के फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये जो बल लग रहा है, बल और गुणे घूर्णन अक्ष से ये जो लंबवत दूरी है, बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। ठीक है। कुल मिला के क्या करना है आपको, बल और आर दोनों लंबवत होने चाहिए, उनको गुणा कर देना है। या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर क्रॉस एफ, ये होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। 11 में पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पे कौन सा, पहले बल हमें आइडेंटिफाई कर लें और फिर जो है जो भी घूर्णन अक्ष मानेंगे वहां से लंबवत दूरी से गुणा कर देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में एक धन आवेश रखा हुआ, धन आवेश आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इधर बल लगेगा इस पर, इस धन आवेश पर कितना लगेगा, Q इंटू ई बल लगता है, Q इंटू ई। और इधर कितना लगेगा, इसके विपरीत ऋण आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगता है, तो इधर कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। प्लस माइनस नहीं रखना, बल में जो है हम चार्ज को साइन नहीं लिखा जाता, बस उसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब देखो इसको फिगर बनाने के बाद आप थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव इसके बीच की दूरी 2L है रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, प्लस धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में Q इंटू ई बल लग रहा है, तथा ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में Q इंटू ई बल लग रहा है। अब इस पर हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या, देखो इस यहाँ पे दो बल लग रहा है, इसका भी बल आघूर्ण बनेगा क्योंकि ये इस दिशा में क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये भी देखा जाए तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दोनों इसके कारण जो बल आघूर्ण बन रहा है तो टाउ वन बोल दें हम। तो क्या बोल दें, टाउ वन। और इसके कारण जो बल आघूर्ण बन रहा है उसको हम टाउ टू बोल दें। तो टाउ बराबर क्या है, क्योंकि सेम दिशा में है, दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू। अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं करते हैं, वेक्टर फॉर्म में बाद में लिख देंगे। टाउ वन प्लस टाउ टू। टाउ क्या होता है, बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब घूर्णन अक्ष क्या लिया जाए, घूर्णन अक्ष यहाँ पे क्या लिया जाए। आप कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ हम मध्य बिंदु को ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। आप जब अगर दो बल लग रहे हैं, किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं और दोनों बल बराबर हैं, अगर किसी वस्तु पर ओवरऑल नेट फोर्स देखा जाए तो जीरो है कि नहीं, क्योंकि ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव हो गया आपका। इसके इधर इस दिशा में Q इंटू ई बल है, इधर इस दिशा में Q इंटू ई बल है, तो नेट फोर्स कितना है इस पर, जितना इधर उतना इधर, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो आप किसी भी बिंदु के अबाउट जो है बल आघूर्ण निकाल लीजिए, वो जीरो सॉरी सेम आएगा। चाहे यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से निकालो, कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो सिस्टम में, उस बिंदु के सापेक्ष जो बल आघूर्ण आता है वो सेम आता है। तो अब यहाँ से कौन सा निकालें, कुछ लोग मध्य बिंदु लेकर निकालते हैं, मध्य बिंदु को निकालोगे तब भी वही आएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लिया या फिर यहाँ ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके निकाल दूँ, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्यों आसानी हो जाती है, क्योंकि इस वाले बल का आघूर्ण अगर देखो बीच से लोगे तो दोनों का आघूर्ण हमें लिखना पड़ेगा, इस वाले का भी और इस वाले का भी। इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। अगर यहाँ से लोगे तो F1 का तो बल आघूर्ण बनेगा, क्योंकि ये हम इसी बिंदु के अबाउट ले रहे हैं, तो यहाँ से इस बिंदु पर जो बल लगेगा इसका आघूर्ण जीरो हो जाएगा, टाउ टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस क्यू के सापेक्ष बल आघूर्ण, सापेक्ष बल आघूर्ण। देखो अगर हो सकता है आपके टीचर ने मध्य बिंदु, ज्यादातर टीचर मैं देखता हूँ यहीं से कराते हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग करा देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये वाला कर लेना, और अगर आपको वो तैयार है तो वही कर देना। वैल्यू दोनों में सेम, क्योंकि वो वाला सब लोग किए ही होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ के सापेक्ष ले लेता हूँ, माइनस क्यू के सापेक्ष। अब माइनस क्यू के सापेक्ष टाउ टू तो जीरो हो जाएगा, पहले F1 का लिखते हैं, टाउ वन। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ वन क्या हो जाएगा, देखो ये तो बल हो गया, और इससे लंबवत दूरी क्या है, ये वाली दूरी बोल देना। मान लो ये जो है थीटा कोण पर रखा हुआ है मान लो। ठीक है,
अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी, तो 2l cos थीटा ये होगी, इसके लंबवत 2l sin थीटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा। यहाँ पे लिख भी देना कि द्विध्रुव जो है वैद्युत छेद से थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो 2l sin थीटा ये दूरी, तो ये दूरी भी 2l sin थीटा हो गया, तो f इंटू f1 इंटू 2l sin थीटा, और टाउ टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो टाउ टू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि घूर्णन अक्ष जो हमने घूर्णन अक्ष माना है वहीं से पास हो रहा है। घूर्णन अक्ष पर जो बल लगता है, जैसे मान लो यहाँ पर बलाघूर्ण क्या करता है, घुमाता है। अगर मान लो यहाँ पे फिक्स कर दें हम, यहाँ के सापेक्ष घूमता है और यहीं पर बल लगाएं, तो क्या ये बल घुमा पाएगा इसको, नहीं घुमा पाएगा। तो अगर नहीं घुमा पा रहा है तो बलाघूर्ण 0 है। ये सेम काम यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे घूर्णन अक्ष माना हमने और ये बल यहीं पे लग रहा है, तो इसके कारण जो बलाघूर्ण बनेगा वो 0 बनेगा, ये नहीं घुमा पाएगा, घुमाएगा तो ये। तो अब F1 कितना है, Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। इसी को थोड़ा सा और करते हैं, तो E Q इंटू 2l को साथ में रख दो, Q इंटू 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l कुछ होता है, क्या होता है, अगर कोई भी द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l। Q कोई आवेश इंटू उनके बीच की दूरी, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे P, P इंटू P साइन थीटा। ठीक है, जो हम याद करते हैं उसको कैसे याद करते हैं, पी ई साइन थीटा, इस फॉर्म में करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आपने इसी में किया होगा, तो एल साइन थीटा, एल साइन आता है, जोड़ के 2l साइन थीटा हो जाता है जब इसके मध्य बिंदु के सापेक्ष लिखते हैं। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या हो जाता है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, क्रॉस ई अगर सदिश रूप में लिखने को कहे तो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, फिगर बनाना है और ये कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा, कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.5 × 10 की घात माइनस 4 टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। तो क्या है, क्या एक धारावाही कुंडली है, इसमें अभी धारा प्रवाहित हो रही है, दिशा नहीं पता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मान लीजिए ये कुंडली का तल है, तो इससे ऊपर की तरफ मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये जो है और नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कितनी दी गई है, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यही वैल्यू यही ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और कुछ दिया है 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, r बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 12 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.12 मीटर। इसको 12th में पहुंच गए हो, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 0.12 मीटर हो गया। अब क्या करना है, तो हमसे क्या ज्ञात करना है, धारा निकालना है। तो धारावाही वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए, B = μ0/2 I बाई आर, ये होता है। हमें धारा का मान निकालना, पहले धारा का मान निकाल लेते हैं, फिर दिशा तो ज्ञात ही कर लेंगे। तो आई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, आई बराबर, आई को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले, 2r ऊपर चला जाएगा, μ0 नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू 2r, बी इंटू 2 × r कर दो और μ0 नीचे आ जाएगा, वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 2 इंटू आर की वैल्यू है 0.12 मीटर, अपॉन μ0 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। पता होना चाहिए सारी वैल्यू, क्या होता है, μ0/4 पाई होता है 10, μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, और μ0 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चलो
याद रखना वैल्यू, नहीं याद है तो याद कर लो। देखो 0.5 इंटू टू, ये है आधा, इसका दोगुना 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1.12, इसको पाई की वैल्यू रख लो। इसको गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा ना, कर लेना। आई इक्वल टू, तो ये दोनों 1 हो गया तो लिख नहीं रहा हूं मैं, 0.12 इंटू 10⁻⁻4, ये गुणे 10⁻⁻4, ये दोनों गुणा होके 1 हो गए। बट्टे कितना बचा, 4 गुणे 3.14, पाई की वैल्यू रख दिया, गुणे 10⁻⁷ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, हटा दो। 4×3 = 12, 3/314, और 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो अभी कैलकुलेट करते हैं, चलो। 3/3, 300, तो जब कैलकुलेट करो 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो +7, -4 +7 तो कितना हो जाएगा, +3, गुणे 10⁻3। अब इसको भाग करना है, करो। यहाँ कर दें, 314 किससे डिवाइड करना है, सॉरी 3 में 314, 3 में 314 से, तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, नहीं जाएगा। फिर जी एक जीरो बढ़ाओगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाओगे, अब भी नहीं जा रहा, 300 है, 314, तो एक जीरो और बढ़ाओ, एक जीरो, 3000, हो गया क्या, 3000। अब 314 कितनी बार, 10 बार ले जाओगे तो 3140 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 9 बार ले जाओगे तो ही नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 चौके 36, और 9 एके 9, 3 12, 9 त्रिक 27, चला जाएगा क्या, 9 चौके 36, 3 बचा, 9 एके 9, 3 12, एक बचा, 9 त्रिक 27, एक 28, हाँ 9 बार में चला, तो 9 बार, बस एक अंक तक करो, घटाने वगैरह की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा, 3/314 करोगे तो आ जाएगा 0.009 इंटू 10⁻3। 3 अंक पे दशमलव है, 10⁻3, मतलब 1000 से गुणा करोगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, आई बराबर 9 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, 9 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, हम्म, दिशा का परिकलन कीजिए। तो दिशा, देखो चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से सोचो, अ, चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं, धारा वाला से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो जिधर होता है उधर चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, ऐसे मान लो, देखो ये जो है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, ये इस तल में ऐसे है, इस तल में रखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम क्या करोगे, धारा को ध्यान से देखो कि इधर करने के लिए धारा की तरफ, अंदर की तरफ जानी होगी। अगर ऊपर करना है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो बन तो रहा है इसी 9 एम्पीयर वाली धारा के कारण ना। तो अगर 9 एम्पीयर की धारा जो है अंदर की तरफ होगी, मतलब अगर ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऊपर से देखोगे तो धारा किधर होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ बनेगा। तो जो है अ, अब इसको कैसे बोल सकते हो, अगर क्योंकि इस तल में रखा है तो यहाँ पे बनाओगे अंदर की तरफ, और यहाँ से धारा निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर तल में रखा है हमने, तो इसको क्या बोलेंगे, तल के अंदर की तरफ धारा होगी। कैसे निकाला, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। अब तल में रखा है हमने, ध्यान देना, ऐसे रखा हुआ है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा अंदर की तरफ मानेंगे, तो देखो उंगलियों को कर्ल करोगे तो ऊपर जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दिया है तो धारा अंदर की तरफ, इधर। लेकिन ये फिर प्रॉब्लम हो गई ना, यहाँ अंदर की तरफ लिखा है, यहाँ हमने बाहर की तरफ। तो ऊपर से देखने पर ऐसे लिख सकते हो, तल के अंदर की तरफ सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से देखने पर तल के अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे तल के बाहर की तरफ हो जाएगा। तो हम इसको न लिख के ऐसे लिखें, ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में
विपरीत, ये क्या होगी, धारा की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ डायग्राम बना के। डायग्राम का रे डायग्राम बना के, इधर मान लो एक माध्यम है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और इधर है विरल माध्यम। तो देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, मान लो यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे तो वो किधर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। ऐसे सीधे जाना था, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर जाएगी, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये सबको पता है। अब क्या होता है, अगर हम इसको बढ़ाते जाएं ना, आपतन कोण बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है। तो उस समय जो कोण बनता है आपतन कोण, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे मान लो एक ऐसा कोण आया, ऐसा आपतन कोण आया जिसे क्या हो गया, अपवर्तन कोण बिल्कुल ऐसे इसको ग्रेज करता हुआ, रगड़ता हुआ ऐसे चला गया, मतलब आर बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम आई सी से या कुछ लोग सी से लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो ये आप फिगर बना देना और क्रांतिक कोण हेडिंग डाल के स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ, तो लिख दो। तो क्या लिखोगे, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी या सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हो गया। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसी में आगे एक और बनाएंगे, इस कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें हम, क्रांतिक कोण तक 90 अंश हो गया। अब जब क्रांतिक कोण से ज्यादा इसे थोड़ा सा और बढ़ाओगे आपतन कोण को, तो होगा क्या, ये जो कोण है वो कितना है, थोड़ा सा आई क्या है, ग्रेटर देन आई सी है, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो क्रांतिक कोण पर तो 90 अंश हो चुका है, अब इससे ज्यादा करेंगे तो ये इसी माध्यम में, सघन माध्यम में पुनः वापस आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन हो गया। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फिर से हेडिंग लगाएंगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्या लिखेंगे, कैसे हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले से समझो। जब हमने आपतन कोण को क्रांतिक कोण आईसी से ज्यादा किया, तो वह किरण, प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो गई। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें लिखो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है या फिर वापस लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो ये फिगर बना दोगे, एक ये लिख दोगे, इसकी परिभाषा लिख दोगे। अब आगे प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत पूछ रहा है, तो सिद्धांत क्या होता है लिखेंगे, आप पूरा पूरा हेडिंग डालोगे, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अब डिटेल में नहीं पूछा है तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। इस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सिद्धांत होता है, परावर्तन, ठीक है। हालांकि कभी कभी पूछा कुछ बार जो 2025 में भी किसी सेट में पूछा गया था, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में डिटेल में, प्रकाशिक तंत्र के बारे में पूछा गया था, तो वहां पे डिटेल में बताया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है, तीन बैटरी, तीन सेल लगे हुए हैं, 3 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 1 वोल्ट, और सबके आंतरिक प्रतिरोध दिए गए हैं 1 ओम, 1 ओम सबके बराबर है। तो इसको मैं, इसका विभवांतर जो वैद्युत वाहक बल है, तो मैं E1 बोल देता हूँ, इसको E2 बोल देता हूँ, इसको E3 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3। क्यों मैं कैसा कर रहा हूँ, क्योंकि जो फार्मूला है वो इन्हीं के टर्म में, E1 और R1 के टर्म में, E1 E2 E3 इसी टर्म में होता है। तो इसके मध्य अगर तीन बैटरी, देखो किसमें है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, और सब जो है इनकी जो पोलरिटी है वो सेम है, मतलब प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, माइनस वाला माइनस से जुड़ा है, तो पोलरिटी बोलते हैं। तो अगर इनका नेट जो वैद्युत वाहक बल होता है, ई इक्विवेलेंट बराबर होता है
E1 या फिर इन दोनों के बीच जो टोटल विभवांतर होगा यही है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखो समांतर क्रम में ये वैल्यू होती है। आपको ये फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे अगर डेरिवेशन करने लगेंगे तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, अगर डेरिवेशन करने को ना तो कहा गया है। तो अगर समांतर क्रम में सेल जुड़े हों तो उनके लिए फार्मूला ये होता है, जितने सेल जुड़े हों ऐसे करके कर देंगे। और R1 R2 R3 क्या है, इनके आंतरिक प्रतिरोध है जो कि ये दिया गया है, और E1 E2 E3 ये जो इनके वैद्युत वाहक बल या फिर वोल्टेज जो भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट बराबर वैल्यू रख दो। E1 है 3/1 प्लस 2/1 प्लस 1/1, पूरा वैल्यू रख दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे बटे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। 1/1 R1 की जगह पे प्लस 1/1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5, 1 के ऊपर आ गया, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 दिया 6, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी कर दो, वी ए बी बराबर 2 वोल्ट, ये आपका फाइनल 2 वोल्ट। ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, 4 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, आज हम यहीं तक करेंगे। कह रहा है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए, हेनरी बटे मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो सबसे पहले अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी लिखा जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेरकत्व, एम से लिखते हैं इसको। तो देखो अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, आपको पहले तो एक फार्मूला पता होना चाहिए। अन्योन्य प्रेरकत्व का सिद्धांत कैसे लगता है, देखो एक कुंडली होती है, एक क्या दो कुंडली इसमें होती है, दोनों पास पास रखी जाती है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, और इसमें जब हम धारा का परिवर्तन करते हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित करते हैं, तो इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या फिर बोले तो धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला, जो इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक होता है, वो m बराबर होता है, सॉरी, इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है M/dI/dt। कुछ लोग माइनस में भी लिखते हैं इसको, तो अभी यहाँ पे माइनस की जरूरत है नहीं। तो देखो क्या होगा, ये dIP/dt होती है और ES होता है। IP मतलब प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली में हम धारा परिवर्तित करते हैं, तो उसके कारण सेकेंडरी, ES का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब M की परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, dIP/dt बराबर 1 ले लेते हैं, dIP/dt बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लेते हैं, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब धारा परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अगर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, यहाँ पे 1 रखोगे तो M बराबर क्या हो जाएगा, ES, मतलब द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ES क्या है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। अब यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, आप फिर से अन्योन्य प्रेरकत्व डालिए हेडिंग, या फिर यहीं पे नीचे लिखिए, कैसे लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल को उन दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से अगर फॉलो करके लिख लो, डेफिनेशन यही है। और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो अब आपसे कोई पूछे कि एक कुंडली का है या दो कुंडली का, तो ये जो m की वैल्यू निकल के आती है दोनों का होता है, किसी एक का नहीं होता। अन्योन्य का मतलब म्यूचुअल, दोनों का। ठीक है, परिभाषा लीजिए। अब इसको प्रूफ कर देते हैं। फिर से वही बात आ रही है कि हेनरी बटे मीटर और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर करना है, तो इसको लोग अलग अलग फार्मूले से करते हैं, या फिर
कोई एक पक्ष ले लेते हैं और जो है दूसरे पक्ष को वहां से सिद्ध करते हैं। तो सीधा सा अगर आप चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ से मात्रक ले लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा। देखो हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी होता है। और ऊर्जा है तो ऊर्जा से हम न्यूटन बना लेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो सारे सभी के मात्रक लीजिए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। एक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और एक होता है न्यूटन मीटर होता है। कैसे होता है ध्यान से देखो। ऊर्जा को हम लिख सकते हैं कार्य, ऊर्जा तो कार्य, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का जूल होता है ना। तो कार्य का मात्रक होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन पड़ा होगा। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो ऊर्जा का मात्रक हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब कहीं भी शुरुआत करनी है तो कोई भी फार्मूला आप लेके जिनमें ये सारी चीजें आती हो, मुझे ये वाला आसान लगता है तो मैं ये कर दे रहा हूँ। न्यूटन मीटर बराबर, या लिख देंगे आपकी, हमें पता है, हमें ज्ञात है, ये पता है ज्ञात है कि ये है क्या, किसका फार्मूला, कोई एक कुंडली है में जो है संचित ऊर्जा की, या फिर प्रेरकत्व बोलते हैं ना, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। न्यूटन मीटर हो गया। और 1/2 तो नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, तो इसका मात्रक होता है हेनरी, हेनरी। और धारा का होता है एम्पियर स्क्वायर। धारा का एम्पियर तो स्क्वायर है, तो एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर कर लो। एम्पियर को इधर ले आओ और मीटर को इधर ले जाओ, जो दिया है वो आ जाएगा। न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर को इधर ले आओ क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और मीटर को इधर ले जाओगे तो हेनरी प्रति। यही प्रूव करना था हमें, प्रूफ हो गया। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से मुझे लगता है कि वो फालतू में उसको बड़ा करते हैं, जहाँ से सिंपल हो, आसान हो। अगर आपने कोई दूसरा तरीका किया है, याद किया है, तो आप कर सकते हैं उससे, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेट में सॉरी नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 और फिर 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होती है, पूरा सेट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।